हेलो मित्रों, आज हम लोग उस निर्णय की बात करने चल रहे हैं जो हमारे तदर्थ शिक्षक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस निर्णय का इंतज़ार बहुत सालों से था। इस निर्णय में क्या क्या खास बातें हैं, तदर्थ शिक्षकों को किस किस तरह की रियायत दी गई है, किस किस तरीके से उनको लाभ दिया गया है, क्या उनको वेतन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या उनकी सेवाएं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी, क्या उन्हें परीक्षा देनी होगी, नहीं देनी होगी, कितने समय तक उनको नौकरी में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। इन सभी बातों का विस्तृत विवरण माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में दिया है। ये सिविल अपील जो थी वो 8300 थी, संख्या 2016 में दायर हुई थी और इसके बाद इसका निर्णय पिछले 28 अगस्त 2020 को आ गया है। यह कल 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर को अपलोड हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने हम लेकर आए हैं। आशा है इस हिंदी अनुवाद में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और इनको हम एक एक कर इस जजमेंट की सारे बिंदुओं को, जो लगभग 15 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। आप वास्तविक आर्डर से इसका मिलान ज़रूर कर लें और आशा है कि आपको यह अनुवाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो आदेश में जो संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य अपीलेंट के रूप में इस आदेश को दिया गया है। आदेश में जो पहली बात है वो है कि वर्तमान विवाद शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी का एक परिचायक है, जहां प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक तदर्थवाद शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति में प्रबल दिखाई देता है, जिसके बदले में उन छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रक्रिया से लाभ उठाने की आवश्यकता होती थी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ये पहला आदेश में इन्होंने लिखा है। दूसरा बिंदु इसका है, यह उपरोक्त परिस्थितियों में है कि आरोपित निर्णय यानी कि दिया गया निर्णय 2014 की रिट संख्या 655 अभिषेक त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा SECY माध्यमिक शिक्षा लखनऊ और अन्य के माध्यम से उस तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए 17 दिसंबर 2015 को प्रदान किया गया है, जो तदर्थवाद प्रचलित था। दिया गया निर्णय उन गड़बड़ियों को पहचानता है जिसे पैदा किया गया और जिसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन अंततः इस निर्णय ने किसी भी प्रकार की राहत देने को अस्वीकार करना उचित समझा। यह दूसरा पॉइंट था। अब पिछले निर्णय में राहत नहीं दी गई थी, अब तीसरे में क्या कह रहा है ये, इसको देखते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि हम समय समय पर इस मामले की सुनवाई करते रहे हैं ताकि समाधान निकाला जा सके। हम स्थापना के समय से कह सकते हैं कि हम इस बात से असहमति में नहीं हैं कि आरोपित निर्णय में क्या निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का लाभ पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए है और हम इस गड़बड़ी से निपटने के लिए इस अनुच्छेद 142 का सहारा ले रहे हैं जो हमारे सामने है, यानी शिक्षा प्रणाली के कामकाज में एक पूर्ण तदर्थवाद जिससे TGT और व्याख्याता वर्षों से काम कर रहे हैं और एक नियमितीकरण के बिना दशकों से। हम पाते हैं कि हर कोई इस परिदृश्य के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक तदर्थ व्यवस्था कभी भी उचित नियमितीकरण के रूप में फलीभूत नहीं होती यदि परीक्षाएं रुकी ना होती, जिसमें परीक्षा आयोजित करके भर्तियां हो सकती थीं। यदि भर्तियां हुई भी तो वह लंबे समय बाद और एक निश्चित अंतराल पर हुई। चौथा पॉइंट इसने क्या कहा है, हमने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए पहले
और आज भी पार्टियों के लिए विद्वान वकीलों को सुना है। हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश द्वारा दायर पिछले अतिरिक्त हलफनामे की ओर भी आकृष्ट किया गया है और यह बिंदु उभर कर सामने आता है कि राज्य 15,000 टीजीटी और व्याख्याताओं की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव करता है। यदि नियमानुसार अधिक मौजूद रिक्तियां बताई जाती हों तो आयोग उन रिक्तियों को भी विज्ञापन करने का प्रस्ताव और ध्यान रखना चाहिए। जहां तक हमारे समक्ष पक्षकारों का संबंध है, चाहे अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं के रूप में या इंटरविंग यानी हस्तक्षेप करने वाले के रूप में, सत्यापन होने पर यह पाया गया कि इस न्यायालय के समक्ष 659 व्यक्ति हैं और उनमें से 112 व्यक्तियों के संबंध में सूचना और ब्यौरे के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका है। यानी कि 112 लोग ऐसे हैं जिनकी सूचनाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। विवरण केवल 547 तदर्थ शिक्षकों के लिए उपलब्ध है। अपीलकर्ताओं के विवाद को ध्यान में रखते हुए यह पुनः सत्यापन के अधीन है। 84 व्याख्याताओं और 463 टीजीटी ग्रेड शिक्षकों के रूप में इस हलफनामे के पैराग्राफ 11 में निर्धारित किया गया है। पांचवा मुद्दा जो है हमारा पॉइंट क्या है, हमने इस मुद्दे पर बहस की कि क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए या उन्हें संभावित परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। आमतौर पर कठिनाई आयु सीमा के स्लैब के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन चूंकि निर्विवाद रूप से वर्तमान मामले में यह कोई मुद्दा नहीं है, अतः सभी को भाग लेने की, पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाएगी। कई बार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, लेकिन वर्तमान मामले में हम उन व्यक्तियों से चिंतित नहीं हैं जो व्यापार कर रहे हैं और शिक्षाविदों से दूर रहे हैं। चूँकि शिक्षण की नौकरी की प्रकृति में लगातार अकादमिक खोज और शिक्षक में आपके कौशल में सुधार की परिकल्पना की गई है। पॉइंट 6 है, अपीलकर्ताओं और आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा एक चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने तदर्थ के रूप में लंबी अवधि की सेवा प्रदान की हो और यदि वे वास्तव में परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल भी होते हैं तो उन्हें पिछली सेवा, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनमें से कुछ नए उम्मीदवारों की तुलना में सेवानिवृत्ति की आयु के अत्यंत निकट हो सकते हैं। 7वां पॉइंट देखिए, यह सभी उपरोक्त परिस्थितियों के अनुरूप है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। अर्थात अब निर्णय की बात आई, अभी तक क्या क्या चीज़ें थीं उनकी बात हुई, अब निर्णय क्या दे रहा है उच्चतम न्यायालय, ये अच्छी बातें हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो 7वें पॉइंट से निर्णय के संबंध में चीज़ें को दिया गया है। पहला निर्णय का के रूप में का है, हमारे समक्ष सभी याचिकाकर्ताओं, अपीलकर्ताओं और आवेदकों को और इस मामले के लिए जारी विज्ञापन के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा है खा, जहाँ तक व्याख्याताओं के पद का संबंध है, ऐसे व्यक्ति जो सफल होते हैं उन्हें साक्षात की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि टीजीटी के पद पर साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात पीजीटी में वेटेज दिया जाएगा, साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी और टीजीटी में किसी साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। गा कह रहा है, तीसरा है पॉइंट, हम उन व्यक्तियों को जिन्होंने टीजीटी और व्याख्याताओं के रूप में काम किया है उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि के आधार पर कुछ भारांक देने के इच्छुक हैं। यह प्रतिवादी नंबर 3 अर्थात आयोग है जिसे इस पहलू को बारीकी से समायोजित अर्थात ट्विक करना होगा और प्रदान की गई सेवा की अवधि के आधार पर टीजीटी और व्याख्याताओं दोनों को कुछ भारांक देना होगा। टीजीटी के मामले में इस तरह के भारांक के लिए
कुल अंकों का एक हिस्सा बनाना होगा, जबकि लेक्चरर के मामले में इंटरव्यू की प्रक्रिया में इस तरह का वेटेज अर्थात भारांक दिया जा सकता है। कहा है जारी किए गए विज्ञापन में आज हमारे द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों की शर्तें शामिल होनी चाहिए। अंगा है बेटा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अंगा है हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपर्युक्त निर्णय आयोग का अंतिम निर्णय होगा और इसके संबंध में आगे किसी मुकदमेबाजी पर विचार नहीं किया जाएगा। चाहे जहाँ तक पिछली सेवा के सत्यापन का संबंध है, संबंधित शिक्षक व्याख्याता इस प्रकार का भारांक प्राप्त करने के लिए आयोग को ब्यौरा और विवरण देंगे और उस पहलू का सत्यापन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि राज्य सरकार के पास इस आवश्यक कार्य को करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह पहलू भी किसी और मुकदमेबाजी के बिना अंतिम होगा और इस संदर्भ में किसी और चीज़ पर विचार नहीं किया जाएगा। 6 है भारांक को प्रदान करने के साथ इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, अर्थात भारांक के प्रदान करने के साथ ही उस परीक्षा प्रक्रिया को भी पूरी करनी पड़ेगी, अर्थात यह विशेष रूप से किसी के लिए आयोजित की गई परीक्षा नहीं होगी। है भारांक के अलावा दूसरा पहलू यह है कि जिस अवधि को तदर्थ के रूप में शिक्षण में व्यतीत किए जाने के रूप में सत्यापित किया गया है, उसकी गणना टीजीटी और व्याख्याताओं के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए की जाएगी। 8वां पॉइंट है विचार करने और उपरोक्त निर्देश जारी करने पर हम यह भी महसूस करते हैं कि यह निर्देशित करना आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस प्रकार हम राज्य और आयोग को समय समय पर परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश देना चाहेंगे, ताकि इससे रोजगार के अवसर पैदा हों और छात्रों को भी लाभ हो। हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने के प्रयोजनों के लिए आयोग नियमानुसार केवल मौजूदा ही नहीं बल्कि भविष्य की रिक्तियों पर भी विचार करे। इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। विद्वान एडवोकेट जनरल का कथन है कि इस पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। 9वां पॉइंट है याचिकाकर्ताओं अपीलकर्ताओं को अपने ही मामले में ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1971 की धारा 16E उपधारा 11 के आधार पर एक ग्राउंड बनाया है कि जहां शिक्षक अस्थायी रूप से मूल रिक्तियों के सापेक्ष एक अवधि से कार्य कर रहे हैं, उन्हें लाभ देने का प्रावधान है। हम इसे उचित मानते हैं कि पिछली सेवा का लाभ केवल उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें इस धारा के उपबंधों के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। हम आशा करते हैं कि राज्य इस मामले में विभिन्न प्रकृति की रिक्तियां जो पैदा हो सकती हैं, इनको पहचानने के लिए निष्पक्ष होगा। नंबर 10 है हमने 2019 के SLP सिविल नंबर 19561 19562 में 2020 के IA नंबर 48618 में की गई प्रार्थना पर भी विचार किया है। हमने इस पहलू पर पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों को सुना है और इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि ऐसे शिक्षक व्याख्याता हो सकते हैं जो कार्य कर रहे हैं और लगभग 2 वर्षों से भुगतान नहीं पा रहे हैं। दूसरी चिंता यह है कि जब तक यह परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक याचिकाकर्ताओं, अपीलकर्ताओं और आवेदकों की ओर से प्रार्थना की गई है कि उन्हें बने रहने की अनुमति दी जाए। 11वां पॉइंट है इस मुद्दे की जांच करने पर हमें यह लगता है कि यह निर्देश देना उचित होगा कि वर्तमान में नियोजित शिक्षक व व्याख्याताओं को उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक इसी तरह नियोजित किया जाता रहेगा और तब तक अधिनियम की धारा 16E उपधारा 11 के अनुपालन में की गई नियुक्तियों के सापेक्ष वित्तीय लाभ राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को दिए जाते हैं। यही TGT व व्याख्याताओं को राहत प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। 12वां पॉइंट है हम इस आशा के साथ इसे समाप्त करते हैं कि हमें फिर से उपरोक्त स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा
और राज्य सरकार और आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी हर प्रयास करेंगे कि आदेश का अनुपालन उसकी वास्तविक मंशा और भावना से किया जाए और विशेष रूप से भविष्य के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के पहलू को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में नियमों के अनुसार सभी सूचित वर्तमान और भविष्य की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि नागरिकों को चिकित्सीय सहायता के क्षेत्र के अलावा किसी राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में शिक्षा है और इस प्रकार यह आवश्यक है कि इसका पूरा लाभ छात्रों को दिया जाए, जो तभी हो सकता है जब शिक्षकों की पूरी संख्या अपेक्षित समय पर उपलब्ध हो। अतः इस हेतु भविष्य के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की आवश्यकता है। 13वां पॉइंट है, चूँकि आशा सदैव रहती है अतः हम एक बेहतर भविष्य के लिए आशा करते हैं। 14वां पॉइंट, आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से उपरोक्त कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम जुलाई 2021 में शुरू होने वाले सत्र में सभी जगह पर शिक्षक हों। 15वां पॉइंट है, सभी अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों के संदर्भ में निस्तारित किया जाता है। पॉइंट 16 है, सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया गया। तो मित्रों, इस तरह से ये हमारे हिंदी अनुवाद थे जो कि तदर्थ शिक्षक साथियों को एक राहत प्रदान करने की ओर संकेत कर रहे हैं। आशा है आप लोगों को ये अनुवाद पसंद आया होगा। इसे सभी शिक्षक साथियों को प्रसारित करें ताकि वो इससे अपने मतलब की चीज़ों को समझ पाएँ, क्लियर कर पाएँ और आगे की रणनीति को बनाएं। आज के लिए मित्रों इतना ही। सभी लोगों को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद और बधाई। वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए एक रास्ता बन गया है और आशा है कि आप लोग हमारे तदर्थ साथी एक नियमित साथियों के रूप में हमारे साथ आगे मौजूद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।